अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमी में सर विलायत एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह फ़िज़िक्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2025 कराची बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोस अगर आपने हमारी देखी हैं तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है सारी जो है MCQs और SAQs सॉल्व करके आपको दिए हैं। उम्मीद है आपने हमारी वीडियो देखी होंगी। आज की वीडियो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूमेरिकल है, तो काइंडली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो जो है पूरी देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ चलें। अ बॉल ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 है। अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट 90 मीटर्स। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल में डेटा बनाते हैं और आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप डेटा बनाते जाएं। अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट। अब आप देखें, आपको हाइट गिवन है और हाइट बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है। तो हम इसको h भी ले सकते हैं और s भी ले सकते हैं। सही है, तो कितना है 90 मीटर। ठीक है, दूसरा है फिर उसके बाद लिखा हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। कह रहे हैं ये जो बॉल है इसको ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये जो बॉल है ये ज़मीन तक कितनी देर में पहुंचेगी, ठीक है ना, या पहुंचेगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है हाउ मच द टाइम विल, तो आपको मालूम क्या करना है, टाइम, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, अब याद रखिएगा इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें, मतलब एक हाइट गिवन है और एक जो है टाइम हमें मालूम करना है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो सिर्फ दो मतलब हमें डेटा दो चीज़ें गिवन है, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें। ये सवाल तो अजीब व गरीब किस्म का आ रहा है। तो ये अजीब व गरीब नहीं है, अगर आप सवाल को समझें और आपकी प्रैक्टिस है तो आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी। देखें, जब भी याद रखें फिज़िक्स में जब भी किसी चीज़ को ऊपर उछालने की बात हो रही है या ऊपर ऊंचाई से नीचे फेंकने की बात हो रही है तो उसमें जी इन्वॉल्व हो जाता है। और आपको पता है जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि स्मॉल जी से होता है और इसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो अपनी आसानी के लिए लिख देते हैं। कभी कभार जो है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जाता है, लेकिन चूँकि कैलकुलेशन में फिर बच्चों के लिए मुश्किलात होती हैं तो हमें अलाउ है। ठीक है, हम इसको 9.8 की जगह पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है ये होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सतह पर जो है ये फिक्स वैल्यू है जी की। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इसको देखें, इसमें अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ। अब जब आपने ऊपर जो है किसी हाइट 90 मीटर की हाइट से ऊंचाई से आपने बॉल को छोड़ा या फिर किसी बॉल को गिराया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि उस वक्त तो उसके किसी के हाथ में है या फिर जो है वो बॉल अभी अपनी जगह पर है, तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल VI कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि जब आपने ऊपर से जो है बॉल अभी आपके हाथ में है, ठीक है, और अभी आपने उसको छोड़ा नहीं है, अभी आपने उसको फेंका नहीं है, तो डेफिनेटली वो सुकून की हालत में, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VI = 0 होगी। सही, तो इस बात को समझिएगा। अब आप देखें, करते करते हमारे पास 4 चीज़ें आ गई हैं और बिल्कुल जो है इसी के साथ हमारा डेटा कंप्लीट हो गया है। सही है। अब अगर आप डेटा को देखते जाएं तो हमारे जहन में जो है कौन सी इक्वेशन आएगी, हम कौन सा फार्मूला लगाएं। सही है, तो आप जो है आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें अक्सर जो है ये फार्मूले लगते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो देखिए हमारे पास हाइट आ रही है, हमारे पास जो है ये डिस्टेंस है, टाइम है, इसी तरह जो है जी इन्वॉल्व है और VI भी है। तो इसमें देखें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बिल्कुल बेस से आपको समझा रहा हूँ, VF = VI + AT। ठीक है,
अब देखिए बच्चे जो अक्सर बोलते हैं, पूछते हैं कि सर इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब आप देखें इसमें वी एफ है, इसमें हमारे पास वी एफ है ही नहीं। ठीक है, इसमें वी आई है, ठीक है वी आई है। इसमें एक्सेलरेशन है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी नहीं है। टाइम है, टाइम जो है हमें मालूम करना है, लेकिन ये देखिए आप वी एफ और इसी तरह एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरी इक्वेशन क्या है, इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब आप इसको देखें, इसमें देखें हमारे पास एस है, ठीक है एस भी है, वी आई जो है वो भी है, टाइम जो है वो हमें मालूम करना है, समझो है। इसी तरह हाफ तो कोई नंबर है। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन आपका ये हो जाएगा जो कि जी होता है। ठीक है, ये भी बराबर था, ये जो लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये ए एक ही जगह पर जी आ जाएगा और टाइम भी है। इसका मतलब ये देखें ये इक्वेशन जो है हमारी बिल्कुल सूट कर रही है कि हम इसको इस प्रॉब्लम में, इस न्यूमेरिकल में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा मौजूद है और गिवन डेटा भी मौजूद है और जो हमें मालूम करना है वो भी मौजूद है। थर्ड इक्वेशन की तरफ आते हैं। 2ac इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। अब आप देखें, ठीक है, यहाँ पर मैं 2gh लगा दूंगा, सही है। ठीक है, ए की जगह पर g आ जाएगा, एस की जगह पर h आ जाएगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल भी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसलिए ये वाली इक्वेशन भी नहीं लगेगी, और अगर लगेगी तो सिर्फ भी इक्वेशन लग जाएगी। सही है, तो अब आप देखें कैलकुलेशन, तो आप लिखें अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास इक्वेशन होती है इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर बात हो रही हाइट की। ठीक है, इसमें जी इन्वॉल्व हो जाता है, तो याद रखें इसमें जो है एस की जगह पर एच आ जाता है, क्योंकि हाइट भी बेसिकली एक डिस्टेंस है, लेकिन हाइट की सूरत में, ऊंचाई की सूरत में है, तो एस की जगह पर एच आ जाएगा, जबकि ए की जगह पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी इन्वॉल्व हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो ये देखिए इक्वेशन जो हो जाएगी एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हमारी ये हो गई है। सही है, अब बिल्कुल क्लियर है। पुटिंग द वैल्यूज, एच कितना है 90 है, वी आई 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें मालूम करना है, वी आई 0 है, टाइम हमें मालूम करना है, प्लस हाफ जी कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, ये तो हमें मालूम करना है। ठीक है, अब आप देखें 90 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और प्लस इधर देखें आप 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। अब आपके पास कितना आया 5t स्क्वायर बच गया, 5t स्क्वायर बच गया। सही है, अब 90 इधर जो है t को अकेले छोड़ें, इधर क्या आएगा 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 90/5 आ जाएगा। अब आप टी स्क्वायर इज इक्वल टू 90/5 डिवाइड कर दें, 5 1 ज़ा 5, इधर 1 आ जाएगा, सॉरी इधर जो है 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 5 8 ज़ा 40। ठीक है, कुछ नहीं बचा, तो आपके पास क्या आया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ठीक है, सेकंड आया, लेकिन ये टी स्क्वायर है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, ये टी स्क्वायर है, हमें तो टी चाहिए, हमें डबल नहीं चाहिए, हमें टी स्क्वायर चाहिए। तो हम आपको याद रखें, आपको पता होगा कि हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेकिंग रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो ये देखें आप, इधर भी रूट ले लिया और इसके ऊपर भी रूट ले लें। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट की अपनी वैल्यू 1/2 होती है। इधर आपके पास टाइम बच जाएगा, और 18 का जो रूट है वो आप कैसे लेंगे, ये आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं और इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। ये देखें आप 2 9 ज़ा
2 3 ज़ा और फिर 3 1 ज़ा, ठीक है। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी जोड़ी बन रही है। तो t इज़ इक्वल टू, इसमें एक 3 बाहर निकल जाएगा और ये 2 अंदर रह जाएगा। मज़ीद अगर आप इसको करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय और 2 का जो रूट आ रहा है जो भी है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 2 और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग या 4 जो है सेकंड आ जाएगा, या 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब कैलकुलेटर से आप 2 का जो रूट है वो मालूम करके 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। चूँकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 2 का रूट मालूम करके उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टाइम आ जाएगा और इसके साथ आप लिखेंगे सेकंड, तो यही वो टाइम होगा, ठीक है। और इतना टाइम जो है वो बॉल को ज़मीन तक पहुंचने में लगेगा, ठीक है, ये वो टाइम होगा, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच हीट एनर्जी will be required to raise the temperature of of 50 gram of water from 40 degree centigrade to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसके साथ लिखा हुआ है is 4200 joule per kg per Kelvin, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 एक और न्यूमेरिकल आ रहा है। सवाल है हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री, और फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है जो कि एक फिक्स वैल्यू होती है, ये आपको याद भी करनी चाहिए और अगर कभी कभार गिवन भी होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं इस सवाल का। देखें जिस तरह सवाल में लिखा हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब है हीट एनर्जी, इसको हम जो है डेल्टा क्यू से भी डिनोट करते हैं और क्यू से भी कर सकते हैं। कह रहे हैं 50 ग्राम पानी को 50 ग्राम पानी को उसका टेम्परेचर जो है 40 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी हीट दरकार होगी।
अगर पानी का जो मास है, ठीक है, वो कितना है, या पानी का जो वॉल्यूम है, मास है, वो कितना है, 50 ग्राम है, तो कह रहे हैं उसको 40 से लेके 70 डिग्री तक अगर गर्म करना है, उसको हीट अप करना है, तो इस दौरान आपको कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सही है, तो लिखा हुआ है हीट एनर्जी, हमें मालूम करना है थ्रू द टेम्परेचर ऑफ, ये आपको क्या दिया है, मास। मास ऑफ वाटर कितना है, 50 ग्राम है, ठीक है, 50 ग्राम है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली न्यूमेरिकल्स में बता दिया है, क्योंकि ग्राम छोटा यूनिट है, एसआई सिस्टम में मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे और हम जो है छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए हम जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जो है जा रहे हैं, इसी वजह से हम डिवाइड करेंगे। सही, इसके ऊपर तफसीली बात हुई है पिछले वीडियो में, पिछले न्यूमेरिकल में। अब देखें 5 1 5, 5 2 10 और एक 0 आ गया, इसका मतलब है 1/20, और 1/20 जो है मज़ीद अगर आप इसको करें तो ये देखें आप, इसके बाद 0 लिखा, ऊपर 0 पॉइंट, फिर एक और 0 लिखा, तो 25 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है कितना बचेगा, 0 पॉइंट, पहले 1/20 था तो हमने 0 लगाया तो 0 पॉइंट लगा, फिर एक और 0 लिखा तो इधर भी 0 आएगा, फिर जो है 25 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.05 और ये हो जाएगा केजी में कन्वर्ट, ठीक है, केजी में कन्वर्ट हो गया ये, जहाँ हमारे पास मास आ गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम 40 डिग्री टू 70 डिग्री, तो ये जो है क्या है, इनिशियल टेम्परेचर यानी T1 कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। इसको आप जो है, अब आपको पता है कि सिस्टम में, इंटरनेशनल में टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है, तो अगर आप इसको जो है कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप कन्वर्ट ना भी करें तब भी जो है आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि आप 40 के साथ 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। तो हो जाएगा 3 और 7 और 4 11 और केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, 313 आ जाएगा, सही है। इसी तरह फ्रॉम 40 टू 70, तो ये इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल हो जाएगा, T2 कितना है, 70 डिग्री। अगर आप इसको भी कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो आप इसके साथ 273 ऐड कर देंगे, तो जितना भी आ रहा है ये हो जाएगा 3 और 7 14, ये हो जाएगा केल्विन, ठीक है। अब जो है इसमें ये फाइनल टेम्परेचर हो गया, सही है। इसके बाद हमें चाहिए डेल्टा टी, यानी इस टेम्परेचर में कितनी तब्दीली वाक़या हुई है, तो आप लिखें चेंज इन टेम्परेचर, ये होता है टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, आप इसको देखें 40 माइनस, चूँकि इन्होंने जो है मतलब केल्विन से नहीं किया, डिग्री सेंटीग्रेड से किया, तो हम भी इसको डिग्री सेंटीग्रेड के वैल्यूज़ के साथ ही कर रहे हैं। तो 40 माइनस 70 माइनस 40 हो जाएगा, जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, सही है। यहाँ तक जो है हमारा डेटा कंप्लीट हो गया है। अब आप देखें इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएं, डेटा को देखते हुए अगर आपको समझ में ये बात आ रही है, तो जब हम इस डेटा को देखते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी का एक फार्मूला है, ठीक है। आप लिखें स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी एक फार्मूला होता है C इज इक्वल टू
डेल्टा क्यू अपॉन एम और डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है, सही है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ से हम डेटा मतलब अपना रिक्वायर्ड फार्मूला बना सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। अब आप देखें हमें डेल्टा क्यू चाहिए तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। ये देखिए अगर आपको डेल्टा क्यू या फिर क्यू चाहिए तो ये देखिए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाके ये हो जाएगा सी मल्टीप्लाई बाय एम डेल्टा टी, ये यूँ हो जाएगा। क्यू या डेल्टा क्यू अपनी जगह पर रह गया और ये इधर डिवाइडर उधर जा किसी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सही है। अब आप फार्मूला बिल्कुल रेडी है, हमने फार्मूला बना दिया है कि कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, सही है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो ये आप जो है वैल्यूज आपके पास गिवन है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक और चीज़ हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो दिया गया है, आप इसके साथ लिख दें। याद रखो इसको हम सी से डिनोट करते हैं और ये फिक्स वैल्यू होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है और ये हमें गिवन है, सही है। और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये डेल्टा टी है ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर उसके बाद कैलकुलेशन ये। अब आप देखें क्यू इज इक्वल टू एम कितना है, मल्टीप्लाई बाय सी 4200 मल्टीप्लाई बाय एम जो है हमारे पास है 0.05 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी हमारे पास 30 डिग्री आ गया है। अब आप सीधा सीधा जो है कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपके पास डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद जो है सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये देखें हम इसको मज़ीद बना सकते हैं इजी। ये 5 रह जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 जो है वो नहीं मैटर कर रहे हैं। ये देखें आप पॉइंट के लिए 1 और 0.5 के लिए 2 0 आ गए, मल्टीप्लाई बाय 30 आया, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा इजी बना देते हैं। ये देखें आप 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, 42 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करके भी बता रहा हूँ आपको 40 और ये हो जाएगा 5 0 0 5 30 5 3 15। तो इसका मतलब है 150 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइड मल्टीप्लाई करके भी बता रहा हूँ आपको ताकि आपके लिए कोई मुश्किलात ना हो। ये 150 कहाँ से आया, ये यहाँ से है 30 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये 150 आ गया है और 42 इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब देखिए 2 0 0 2 5 10, ये 1 और 2 1 2 और ये 3 जाएगा, इधर क्रॉस आया 4 0 0 4 5 20, 0 लिखा, 2 कैरी हो जाएगा और 4 1 4 और ये हो जाएगा 6, 0 0 3 और 6, ठीक है। तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 6300 और चूँकि हीट है तो हीट का जो यूनिट होता है याद रखो एसआई सिस्टम में वो जूल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर 50 ग्राम पानी होगा और उसका टेम्परेचर हमें 40 से 70 डिग्री तक बढ़ाना होगा तो इस दौरान जो हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 6300 यानी 6300 जूल जो है हीट रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह जो है उसका टेम्परेचर 70 डिग्री तक पहुंच जाएगा 50 ग्राम पानी का, ठीक है। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 12 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है इस सेक्शन बी का यानी एसी क्यूब्स का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद फिर इंशाल्लाह सेक्शन सी जो कि DAQs पर मुश्तमिल होता है, डिटेल या लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह
आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करेंगे। लेकिन इस सेक्शन का जो आखिरी सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 13 है, और इस क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा जा रहा है, जो सवाल है लिखा हुआ है, फातिमा's weight is 900 न्यूटन या केजी दोनों हो सकते हैं ऑन द सरफेस on the earth surface. Fatma's weight is 900 Newton on the earth surface. What will be her weight at the surface of moon? What will be her weight? जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, फातिमा's weight is 900 न्यूटन या किलोग्राम ऑन द अर्थ सरफेस। कह रहे हैं ज़मीन की सतह पर जो है, यानी ज़मीन पर फातिमा का जो वज़न है वो 900 kg है या न्यूटन है, ठीक है। और तो कह रहे हैं व्हाट विल बी हर वेट एट द सरफेस ऑफ मून। अब अगर जो है मून यानी चांद की सतह पर, फिर इसका वज़न क्या होगा, फातिमा का वज़न क्या होगा, तो ये हमें मालूम करना है। बाकायदा इसका एक रिलेशनशिप है, ठीक है। अब आप देखें तो सबसे पहले हम इसमें डेटा बना देते हैं। फातिमा's वेट ऑन अर्थ सरफेस, तो हम इसको सपोज करते हैं कि W यानी वेट ऑन अर्थ है, कितना है 900 न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद लिखे व्हाट विल बी हर वेट। अब सीधा फिर लिखे फातिमा's वेट ऑन मून सरफेस, वेट ऑन मून वो क्या होगा, ठीक है। तो मून जो है, मून के ऊपर चांद की सतह पर उसका वज़न क्या होगा फातिमा का, ठीक है। तो ये हमारे पास ही आ गया है। अब हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि g होता है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। और मून सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, याद रखो वो होती है वन अपॉन 6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस। ये इतनी होती है, सही है। 1/6 टाइम्स ऑफ
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस, ठीक है। ये यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस इतनी होती है, सही है। अब जो है डेटा हमारे पास कंप्लीट हो गया है, अब हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। As we know that W इज इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है ना। W इज इक्वल टू एम जी होता है। और अगर ये हम बात कर रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, तो ये भी अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें मतलब मास चाहिए, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, m को इधर छोड़ो और ये हो जाएगा WE अपॉन GE, ठीक है। यानी अगर हम जो है वेट को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास उसका एक्चुअल मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें वो कितना है, 900 है, ठीक है। यानी वेट ऑन अर्थ सरफेस ऑफ फातिमा वो 900 है, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस जो है वो 10 है, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये जीरो के साथ कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 90, ठीक है। उसका जो मास है वो 90 kg जो है अर्थ सरफेस के ऊपर फातिमा का जो मास है वो 90 kg आ रहा है, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें वेट ऑफ फातिमा वेट और मून सरफेस मालूम करना है, तो हम इसको कैसे मालूम करेंगे, वेट ऑन मून, ठीक है ना। तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, मास और डिवाइड बाय जी क्या हो जाएगा, GM हो जाएगा, क्योंकि हम मून की बात कर रहे हैं कि चांद की सतह पर फिर उसका वजन क्या होगा, सही। तो इसलिए M और इधर भी M हो जाएगा। मास आपको पता है, मास हर जगह पर यकसा रहता है, वो चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होती रहती है, सही है। विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या जैसे जैसे हम जो है ज़मीन की मरकज़ से दूर होते जा रहे हैं, तो हमारा जो वज़न है किसी ऑब्जेक्ट का वज़न कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम मरकज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका वज़न जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जबकि मास सेम होता है। इसलिए जो है M इज इक्वल टू जी, WM इज इक्वल टू MGM हो जाएगा, सही है। अब आप देखें, पुटिंग द वैल्यूज, WM इज इक्वल टू M कितना है 90 मल्टीप्लाई बाय GM ये रहा 1/6 टाइम्स ऑफ GE, ठीक है। 90 मल्टीप्लाई बाय 1/6 मल्टीप्लाई बाय GE कितना है, और 10 है, सही है। अब आप देखें 6 1 दा 6 6 15 दा 90, ठीक है। यानी अगर आप 90 डिवाइड बाय 6 कर लो, तो 6 1 दा 6, इधर 3 आ जाएगा, 0 नीचे आया, 6 5 दा 30। बिल्कुल जो है हम इसमें इन न्यूमेरिकल में और इस सेशन में कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि बच्चों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसलिए बिल्कुल मामूली जो डिवीज़न है वो भी आपको समझा रहा हूँ और वो भी आपको शो कर रहा हूँ, ताकि बच्चे की कन्फ्यूजन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, सही। कि 15 आया कहाँ से है, इसलिए हमने 90 डिवाइड बाय 6 किया, तो हमारे पास 15 आया। अब आप देखें 15 1 15 और मल्टीप्लाई बाय 10 बच गया, तो WM इज इक्वल टू 15 10 150, ठीक है। 150 ये आपके पास जो है 150 आया। और अब जो ज़मीन की सतह के ऊपर जो है, ठीक है, ज़मीन की सतह पर जो है फातिमा की जो फातिमा का जो वेट था वो 900 न्यूटन था। अब जो है वो चांद की सतह पर जाकर जो है 150 सिर्फ रह गया है, सही है, ठीक है। अब ये जो है फातिमा का वेट है जो कि मून सरफेस के ऊपर है, वो सिर्फ 150 रह गया है। और ये हमारा जो है फाइनल आंसर है जो कि हमें मालूम करना था, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। उम्मीद है आपने हमारी पूरी वीडियो देखी होगी और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी पूरी वीडियोस देखी हैं और इससे पिछली वीडियो भी आपने देखी है। अगर नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत काम की वीडियो है, बड़ी मेहनत के साथ जो है आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सारे मैथ से फिज़िक्स से रिलेटेड जितनी भी आपके प्रॉब्लम है वो हल हो जाए, ख़त्म हो जाए। और इसी तरह अगर हम डेटा बनाते हैं या फिर कैलकुलेशन करते हैं, कौन सा फार्मूला लगाया जाए, तो ये सारे गुर और ये सारी तरीके आपको इस वीडियोस में बताई जा रही हैं, इन वीडियोस में आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये जो सेक्शन है, सेक्शन बी, ठीक है, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2025 के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपने हमारी सारी वीडियोस देखी होंगी और यकीनन आपको फ़ायदा भी हो गया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह फिज़िक्स जो DAQs हैं, डिटेल आंसर क्वेश्चन 2025 के हैं, उसको सॉल्व करने में इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।